दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 फरवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों हाल के दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई है। जी हां, बिहार में पेट्रोल 90 रुपए से पार कर गया है। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ने से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से चिंतित है। जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही साफ साफ कुछ नहीं कहा हो, लेकिन उनके बयान में चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। जी दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरस्वती पूजा समारोह में भाग लेने आईएएस कॉलोनी पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज का दिन ज्ञान की देवी की पूजा की जाती है। सीएम नीतीश कुमार इस मौके पर बिहार के लोगों को शुभकामनाएं भी दिया। वही डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ने के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हां, दाम तो जरूर बढ़े हैं। आगे सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि दाम ना बढ़े, दाम कम हो, यह सबकी इच्छा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी तो दाम जरूर बढ़ा हुआ है और यह दाम कम होनी चाहिए, लेकिन दाम कम करेगा तो फिर कौन करेगा, क्योंकि सत्ता में तो वही लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों मोदी सरकार 4 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने के फैसले पर विचार कर रही है। जिन बैंकों का निजीकरण किया जाएगा उनमें बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम शामिल बताया जा रहा है। जी हां, ये चारों बैंक मध्यम आकार के हैं। आपको बता दें कि सरकार ने बीते दिनों पेश किए बजट में भी 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने का ऐलान किया था। ऐसे बैंकों में से 2 बैंक के निजीकरण का काम आगामी अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष से शुरू हो जाएगा। देश के बैंकिंग सेक्टर में अभी सरकारी बैंकों का दबदबा है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले वहां सियासी तापमान हर दिन बढ़ रहा है। जी भाजपा और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने हैं। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सामने इस बार कई बड़ी मुश्किलें खड़ी होती जा रही है। जी इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की है। जी बताया जा रहा है कि इनकी मुलाकात मुंबई में हुई है। आपको बता दूं कि मिथुन चक्रवर्ती वही बंगाल के ही हैं। बंगाल के ही रहने वाले हैं, वही उनका जन्म हुआ। यह खास बात है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद मुंबई में मिथुन चक्रवर्ती के घर पहुंचे थे मिलने के लिए। जहां चुनावी माहौल में बड़ी फैन फॉलोइंग रखने वाले मिथुन चक्रवर्ती से आरएसएस चीफ की मुलाकात ने अटकलों को हवा दे दी है। जी हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने इस मुलाकात को राजनीतिक रंग न देने की अपील कर रहे हैं। जी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि उनका मोहन भागवत से आध्यात्मिक रिश्ता है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि वे मोहन भागवत से लखनऊ में मिले थे और फिर उसी समय उन्हें अपने घर आने का न्योता दिया था, जिसके बाद वे आज हमारे घर आए हैं। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी हो गई है तो फिर सावधान हो जाइए। जी हां, क्योंकि देश में पुराने गाड़ियों को स्क्रैप किए जाने को लेकर इंतजार आखिरी पलों में है। कहा जा रहा है कि 15 साल पुराने गाड़ी सड़क पर नहीं दौड़ पाएंगे। जी हां, अप्रैल 2021 से इस नीति के लागू होने की संभावना के बीच ये भी चर्चा है कि केंद्र और राज्य सरकारों से सलाह मशवरा करके यह निर्णय लिया जाएगा, या फिर लोगों के प्राइवेट और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए भी यही पॉलिसी लागू होगी। जी प्राइवेट गाड़ियों के लिए कुछ अलग नियम होंगे, लेकिन 15 साल पुराना गाड़ी चिंता का सबब बन सकता है। दोस्तों बिहार में तीसरे चरण का कोरोना टीकाकरण मार्च के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा। इस बीच सभी जिलों में फ्रंट लाइन वर्करों को कोरोना टीका का पहला डोज दिए जाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। वही पहले चरण के टीकाकरण स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीका का पहला डोज दिया जाएगा। राज्य में अब तक 3,96,886 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीका का पहला डोज दिया गया है, जबकि दूसरे चरण के तहत 95,435 फ्रंट लाइन वर्करों को कोरोना टीका का पहला डोज दिया जा चुका है। दोस्तों केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। यह कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। वहीं जन अधिकार पार्टी किसानों के समर्थन में उतर गई है। इसके लिए अब वे आगामी यानी कि कल 18 फरवरी को रेल चक्का जाम करेंगे और पार्टी के सभी कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर लेट कर इस कानून के विरोध करेंगे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा है कि अब लड़ाई आर पार की है, जुल्म की सीमा पार हो चुकी है। 18 फरवरी को यानी कि कल भारत रेल चक्का जाम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि मोदी पाकिस्तान और चीन को छोड़कर किसानों के साथ लड़ने चले हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि मोदी ने सदन में गुलाम नबी आजाद के लिए आंसू बहा सकते हैं, लेकिन पुलवामा अटैक शहीद जवानों के लिए और फिर किसानों के लिए आंसू आज तक नहीं बहाया गया। जी हां, अपनी हक की लड़ाई में किसान अब तक 100 से ज्यादा जान गंवा चुके हैं और उनके मंत्री सदन में कहते हैं कि
हम नहीं जानते हैं कि किसान मरा या फिर कौन मरा। दोस्तों, बिहार में जमीन के नक्शे प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलने जा रही है। जी हां, बिहार की नीतीश सरकार ने जमीन का नक्शा निकालने को लेकर पहल की है और वो ये कि जमीन का डिजिटल नक्शा की होम डिलीवरी होगी। जी हां, जल्द ही डाक के जरिए लोगों को घरों तक नक्शा पहुंचने लगेगा। नक्शा लेने वालों को नक्शा के फीस के साथ साथ डाक का भी खर्च देना होगा। जी हां, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 24 से 72 घंटे के अंदर नक्शा शुल्क और 75 रुपए के डाक खर्चे पर अपने घर मंगा सकेंगे। जी हां, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की इस नई व्यवस्था से अंचल और पर्यवेक्षण कार्यालयों में नक्शा के लिए लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। यह नई व्यवस्था के लागू होने के बाद नक्शा के लिए सर्वे ऑफिस का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन करके घर बैठे नक्शा मंगवा सकेंगे। यह इतना ही नहीं, अब कहीं से भी किसी भी जिले के किसी भी गांव का नक्शा हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, बिहार के मुसलमानों को सीएम नीतीश कुमार नए सौगात देने वाले हैं। जी हां, बिहार के हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। जी हां, जिसे लेकर तैयारियां शुरू भी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को इस तरफ काम करवाने का निर्देश दिया है। उन्होंने हर जिले में बनने वाले इन विद्यालयों के लिए जमीन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे आवासीय विद्यालय निर्माण को लेकर जमीन के प्रबंधन के लिए शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की मीटिंग बुलाएं। दोस्तों, बिहार में आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो रही है। जी हां, परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरा सभी परीक्षा केंद्र पर लगाया गया है। जी हां, परीक्षार्थियों को भी सीसीटीवी कैमरे की जानकारी हो, इसके लिए फ्लैक्स बोर्ड या फिर पोस्टर के माध्यम से आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के बारे में जान सकेंगे। वही परीक्षा के दौरान 500 परीक्षार्थी पर एक वीडियोग्राफर की तैनाती की गई है। जी हां, इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में 71,280 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, प्याज ने एक बार फिर से आम से लेकर खास लोगों को अपने बड़े भाव से रुलाया है। वहीं अब रसोई के दाल का पकना और फिर उसमें तड़का लगना भी महंगा हो गया है। जी हां, दरअसल दाल और प्याज की बढ़ती हुई कीमतों ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों के जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। अचानक एक बार फिर से दाल थाली से गायब हो गई है। जी हां, प्याज का भाव सीधे भाग चुका है। अब 25 के बदले 45 रुपए तक प्याज का खुदरा रेट पहुंच चुका है। जी हां, इस समय जहां खुदरा में प्याज का भाव 25 रुपए प्रति किलो होना चाहिए, वहीं ये अभी 45 रुपए प्रति किलो के भाव तक पहुंच गया है, जिससे आम लोगों की रसोई का बजट भी बिगड़ गया है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस का प्रावधान किया गया है। जी हां, मटर पर 40% और काबुली चने पर 30% के माध्यम से मसूर पर 20% सेस के कारण दाल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने भी दामों में बढ़ोतरी की आशंका को देखकर मटर, काबुली चना, बंगला चना और मसूर पर आयात शुल्क घटाकर 10% करने का प्रावधान इस बार बजट में किया है। हालांकि मूंग दाल को छोड़कर अभी सभी दालों की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। दोस्तों, बंगाल चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने सत्तारूढ़ दल यानी कि टीएमसी के खिलाफ कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है। जी हां, राजद के इस फैसले से ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ सकती है। आरजेडी पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। जी हां, हालांकि अगर वाम मोर्चा के साथ गठबंधन हुआ तो फिर 1-2 सीट कम भी हो सकती है। जी हां, जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। जी हां, राज्य में राजद वाम मोर्चाओं के साथ गठबंधन भी करेगा। जी हां, प्रदेश राजद की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष बिंदा प्रसाद ने की है। जी हां, इससे पहले तेजस्वी यादव ने टीएमसी से गठबंधन करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उस प्रस्ताव पर अभी भी कोई बात नहीं बनी है, जिसके कारण राजद ने यह फैसला किया है कि वह 7 सीटों पर पश्चिम बंगाल में अपना प्रत्याशी उतारेंगे। दोस्तों, बिहार में सोमवार की रात भूकंप से अफरा तफरी मच गई। जी हालांकि जान माल की कोई भी क्षति नहीं हुई। जी इसके साथ ही याद आ गया 1984 का रिक्टर स्केल पर 8.5 की तीव्रता वाला वो भूकंप, जिसमें बिहार में 7,153 और फिर नेपाल में 8,519 लोगों की जान ले ली गई थी। जी हाँ, वैज्ञानिकों के अनुसार बिहार में 1934 के भूकंप की तीव्रता वाला कोई बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर भारी तबाही मच जाएगी। जी हाँ, ऐसी स्थिति में अब 2 लाख से अधिक लोगों की जान जा सकती है। आईआईटी के प्रोफेसर डॉक्टर आनंद एस मौर्य ने अपनी शोध में इसका जिक्र किया है। जी हाँ, साल 1934 के 15 जनवरी को बिहार और फिर नेपाल में रिक्टर स्केल पर 8.5 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। जी हाँ, इस भूकंप में बिहार का मुंगेर शहर पूरी तरीके से तबाह हो गया था। जी हाँ, भूकंप ने नेपाल के भट्ट गांव शहर को भी तहस नहस कर दिया था। जी हाँ, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा और पूर्णिया में भी भारी तबाही हुई थी। बिहार में भूकंप से 7,153 लोगों की जान चली गई थी।
थी। इसमें से सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में 2539 लोगों की जान गई थी। इसके बाद फिर 1988 में 6.6 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी शक्ति 1934 के भूकंप से 750 गुना कम थी। दोस्तों, एक किसान है जो दूध बेचने के लिए, मात्र दूध बेचने के लिए 30 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीद लिया है। जी हाँ, महाराष्ट्र के भिवंडी में एक किसान और उद्यमी ने अपने डेयरी व्यवसाय से देश भर में यात्रा करने के लिए एक हेलीकॉप्टर खरीदा है। जी हाँ, जनार्दन भोरिया एक बिल्डर भी है। उन्होंने हाल ही में डेयरी व्यवसाय में कदम रखा है। नए व्यवसाय के लिए उसे देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा करने की आवश्यकता होती है। जी हाँ, उन्होंने अपनी व्यापारिक यात्रियों को सुविधाजनक बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर खरीदा है। जी हाँ, जनार्दन ने कहा है कि उन्हें अपने डेयरी व्यवसाय यानी कि दूध बेचने के लिए अक्सर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की यात्रा करनी पड़ती है। चूंकि कई स्थानों पर हवाई अड्डा की सुविधा नहीं है, इसलिए वे लंबे समय तक यात्रा करते थे। जी हाँ, उन्होंने एक दोस्त के सुझाव पर हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया। जी हाँ, जनार्दन ने कहा है कि मुझे अक्सर अपने व्यवसाय यानी कि अपने बिजनेस के लिए, दूध के बिजनेस के लिए यात्रा करनी पड़ती है। यही कारण है कि मैंने एक हेलीकॉप्टर खरीदा है। मुझे अपने दूध की बिजनेस और खेती की देखभाल के लिए अक्सर इसकी आवश्यकता होती है। हेलीकॉप्टर को जनार्दन के गांव में रविवार को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। जी हां, जनार्दन ने ग्राम पंचायत सदस्यों को अपने हेलीकॉप्टर में सवारी करने की पेशकश की। उन्होंने 2 करोड़ 50 लाख रुपए की भूमि पर एक सुरक्षात्मक दीवार के साथ हेलीपैड बनाने की व्यवस्था की। जी हां, हेलीकॉप्टर के लिए एक गैरेज, एक पायलट रूम और फिर एक तकनीशियन रूम भी होगा। दोस्तों, भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में बनने वाली कोरोना वैक्सीन अब दुनिया भर में लगाई जाएगी। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ओर से बनाई जाने वाली कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोरोना वैक्सीन को भारत के सीरम इंस्टीट्यूट बनाती है। WHO ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किए जा रहे 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इसकी घोषणा खुद WHO के प्रमुख ने की है। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किए जा रहे 2 वैक्सीन में से एक वैक्सीन को भारत के सीरम इंस्टीट्यूट बनाती है, वही दूसरी वैक्सीन को दक्षिणी कोरिया की SK बायो नाम की कंपनी बनाती है। WHO ने दोनों ही कंपनियों द्वारा बनाई गई वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब पीते पकड़े जाने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और फिर उन्हें तत्काल बर्खास्त करने का सोमवार को निर्देश दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के एक अन्य मार्ग में स्थित संकल्प में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य के पुलिस कर्मियों ने शराब का सेवन नहीं करने की शपथ ली है। इसलिए यदि कोई भी पुलिसकर्मी शराब पीते पकड़े जाए तो फिर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उसे तत्काल बर्खास्त किए जाए। जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि सभी ग्रामीण चौकीदारों को स्थानीय स्तर पर एक एक चीज की जानकारी होती है, इसीलिए गड़बड़ी पाए जाने पर ऐसे चौकीदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। जी उन्होंने कहा है कि शराब का अवैध धंधा करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों को सजा भी दी जा रही है। दोस्तों, आज के समय में हर कोई चाहता है कि वे अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके और सरकारी नौकरी उसे मिल जाए ताकि जीवन में नौकरी को लेकर कोई भी दिक्कत ना हो सके। जी हाँ, ऐसे में यदि आप भी पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि नोटिफिकेशन के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक ने चपरासी के लिए कुल 63 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 मार्च 2021 है। इससे पहले ही आपको आवेदन कर लेना चाहिए। जी हाँ, इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता 10वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, वही अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। दोस्तों, इंटरमीडिएट की परीक्षा पूरी होते ही ठग गिरोह की ओर से कॉल आना शुरू हो गया है। जी इंटर की परीक्षा दे चुके परीक्षार्थियों की कॉपी की मूल्यांकन शुरू होने से पहले यानी कि जांच होने से पहले ठग गिरोह के जालसाजों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नाम से कॉल करना शुरू कर दिया है। जी बोर्ड परीक्षा में कुल अंक से फेल होने की फर्जी सूचना दी जा रही है। नंबर बढ़ाकर अच्छे रिजल्ट और फर्स्ट डिवीजन दिलाने के नाम पर छात्रों और अभिभावकों से फोन करके रुपए मांगे जा रहे हैं। जी हाँ, पैसे नहीं देने पर उन्हें फेल करने की धमकी भी दी जा रही है। इससे छात्र और परिजन काफी परेशान हैं।
दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से देश के किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सरकार पीएम किसान योजना के तहत अब तक कुल 7 किस्त भेज चुकी है और जल्द ही 8वीं किस्त भेजने की तैयारी में है। आपको बता दें कि इस योजना की पुरानी व्यवस्था में सरकार कुछ बदलाव करने जा रही है। जी हां, अब पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर खेत होगा, यानी कि पहले की तरह पुश्तैनी जमीन में हिस्सेदारी रखने वालों को अब इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जी हां, अगर आपके नाम पर भी खेत है तो तुरंत ये काम कर लें, वरना आपकी अगली किस्त अटक सकती है, आपको रुपया नहीं मिल सकता है। जी हां, पीएम किसान स्कीम के तहत हर साल मोदी सरकार किसानों को 6,000 रुपए 2-2 हजार करके 3 किस्तों में देती है। इसके तहत हर साल की पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। जी हां, 2019 में शुरू हुई इस योजना में बीते कुछ समय में कुछ गड़बड़ियां पाई गई, जिसे सरकार ने सुधारने का फैसला किया है। सरकार ने इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वालों किसानों को अब आवेदन फॉर्म में अपनी जमीन का प्लॉट नंबर भी बताना होगा। अगर आप अभी तक नहीं बताएं तो फिर बता दें, नहीं तो फिर आपका पैसा अटक जाएगा, नहीं मिलेगा। हालांकि नए नियमों का प्रभाव योजना से जुड़े पुराने लाभार्थियों पर नहीं पड़ेगा। इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना काफी आसान है। आप ऑनलाइन घर बैठे ये प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप पंचायती सचिव या फिर पटवारी या फिर स्थानीय कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद भी इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी एक बार फिर से संकट में घिरती दिखाई दे रही है। जी हां, पार्टी में अंदरूनी कलह अब किसी से छिपी नहीं है। आपको भी मालूम है, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और फिर बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर तानाशाही का आरोप लगाया, जो आपको कल के वीडियो में भी बताया गया था। जी हां, इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की बीमारी के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप यादव ने पार्टी के किसी सीनियर नेता पर इस तरीके का आरोप लगाया है। यह वह पहले ही वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव के खिलाफ कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। यह पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता इस बात को महसूस तो करते हैं, लेकिन कोई भी यह कहने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। यह तेज प्रताप यादव के इस तरह की बयानबाजी के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आरजेडी की कद्दावर नेता जगदानंद सिंह पर इस तरह का आरोप किसी और ने लगाया होता तो फिर पार्टी नेतृत्व उस पर कोई एक्शन लेता या फिर नहीं। जी हां, पार्टी के कई नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं का मानना है कि पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और फिर राबड़ी देवी के बड़े नेता होने के नाते तेज प्रताप यादव का कद पार्टी से काफी ऊपर है, इसलिए उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। उनका मानना है कि अगर आरजेडी में रहना है तो इस तरह का व्यवहार नेताओं को सहन करना होगा। दोस्तों, किसान आंदोलन के समर्थन में स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के सोशल मीडिया में टूल किट के प्रयोग का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। जी हां, इधर इस मामले में बेंगलुरु की दिशा रवि को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, हालांकि दिशा की गिरफ्तारी पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जी हां, इस बीच मीडिया में दिशा और ग्रेटा का व्हाट्सएप चैट सामने आ गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि टूल किट अपलोड होने के बाद दोनों के बीच बातचीत हुई थी। एबीपी न्यूज के हवाले से खबर है कि दिशा ने ग्रेटा को टूल किट शेयर करने के लिए कह रही थी। जी हां, दिशा ने ग्रेटा को एक बताया है कि उनके खिलाफ यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। एबीपी न्यूज ने दावा किया है कि उनके पास ग्रेटा और फिर दिशा के बीच हुई बातचीत की कॉपी मौजूद है। दोस्तों, पेट्रोल, डीजल और फिर गैस की बढ़ती कीमत पर झारखंड के सत्ताधारी दल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इनका कहना है कि पहले ही सार्वजनिक संपत्ति बेच चुकी केंद्र सरकार की नजर अब लोगों की निजी संपत्ति पर है। केंद्र सरकार ने सबको पैदल करने की ठान ली है। इधर कांग्रेस ने पूछा है कि बजट पर परिचर्चा करने वाले नेताओं को बताना चाहिए कि हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों वृद्धि हो रही है। गैस सिलेंडर के दाम भी 50 रुपए बढ़ने का आखिर कारण क्या है। दोस्तों, बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान की पार्टी लोजपा अब बंगाल विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। यह लोजपा ने बंगाल में सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यह एलजेपी ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बिहार में लोजपा ने 143 सीटों पर कैंडिडेट उतारा था, लेकिन सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिली। हालांकि पार्टी ने एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार को काफी नुकसान पहुंचाया। जानकारी के अनुसार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष मीरा चक्रवर्ती ने ऐलान करते हुए कहा है कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान 294 निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगी।
दोस्तों ठंड में कमी आने और बसंत की शुरुआत के साथ पटना शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है और एक्यूआई लेवल में 100 पॉइंट तक की कमी आई है। ठंड के दौरान बीते दिसंबर जनवरी में हवा का घनत्व बढ़ने से उसमें तैरने वाले सूक्ष्म धूलकणों खासकर PM 2.5 की मात्रा बहुत बढ़ गई थी और कहीं कहीं तो ये 500 के पास भी पहुंच गई थी। यह मुख्य शहर में तारामंडल के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि एक्यूआई लेवल 400 के खतरनाक स्तर को भी पार कर गई थी, जो कि पिछले 3-4 दिनों से 300 के आसपास रह रही है, यानी कि 100 एक्यूआई लेवल कम हो गया है। दोस्तों बिहार में इस बार मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर जा सकेंगे। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSCB ने मैट्रिक परीक्षा को लेकर एक बार फिर से नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जी इंटर की परीक्षा की ही तर्ज पर यानी कि इंटर की परीक्षा की ही तरह अब बिहार में आज यानी कि 17 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित होने वाले मैट्रिक की परीक्षा में परीक्षार्थियों को अब फिर से मोजा जूता पहनकर परीक्षा केंद्र पर जाने की अनुमति होगी। इसको लेकर सभी जिलाधिकारी DO और केंद्र अधीक्षक को आदेश भी जारी कर दिया गया है। मैट्रिक की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें बिहार भर से पूरे राज्य भर से 16,84,466 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे। दोस्तों बीजेपी के धुर बहादुर माने जाने वाले CPI नेता कन्हैया कुमार की JDU नेता और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। जी हां, दरअसल कन्हैया कुमार ने रविवार की शाम अशोक चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। अब दोनों की मुलाकात पर बीजेपी के मंत्री और नेता सुभाष सिंह ने आपत्ति जताई है। जी हां, बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने कहा है कि कन्हैया कुमार खुद पागल हैं, अगर कोई उनसे मिलता है तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं। जी हां, अगर मिल रहे हैं तो फिर टाइमिंग देकर नहीं मिले होंगे, ये भी हो सकता है कि वे अचानक ही चले आए होंगे। उन्होंने कहा कि जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप अचानक आ गए हैं और हमसे मिले हैं, ऐसा ही हुआ होगा। जी आवास पर मुलाकात के संबंध में उन्होंने कहा है कि घर पर मुलाकात की है या फिर नहीं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कन्हैया कुमार से JDU के लोगों का मिलना सही नहीं है। दोस्तों देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए चेतावनी जारी की है। जी हां, SBI ने अपने चेतावनी में कहा है कि नौकरी तलाश करने वालों के लिए इंटरनेट स्कैमर से भरा हुआ है। बैंक ने फेक जॉब ऑफर से बचने के लिए सलाह दी है। बैंक ने ऐसे स्कैमर्स यानी कि ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए सुरक्षा उपाय बताए हैं। बैंक ने कहा है कि साइबर क्राइम की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं। SBI ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। SBI ने अपने ट्वीट में कहा है कि नौकरी तलाश करने वालों के लिए इंटरनेट स्कैमर से भरा हुआ है, इंटरनेट फ्रॉड से भरा हुआ है। फेक जॉब ऑफर से सावधान रहें, जो प्रतिष्ठित संगठनों से होने का दावा करता है। यहाँ कुछ सुरक्षा उपाय बताए गए हैं। आपको बता दूं कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक यानी कि SBI ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामले को देखते हुए आए दिन लोगों को सतर्क करता रहता है। जब फेक जॉब ऑफर से बचने का तरीका बताया गया है। दोस्तों बिहार में बड़े पैमाने पर मिल रही अवैध शराब के कारण विपक्ष के निशाने पर अब आने वाली नीतीश सरकार ने इसके लिए बंगाल सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। इस अजीबोगरीब दलील पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष जहां बंगाल का हवाला देकर अपना पल्ला चुराने में लगा हुआ है, तो वहीं विरोधी दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाकामी पर हमला बोल रहे हैं। बहरहाल बिहार की राजनीति में शराबबंदी पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन इस बार मामला जरा हटके है। आरोप पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार पर लग रहे हैं, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा अवैध शराब हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से आती है। जब बिहार पुलिस ने हरियाणा और यूपी में कई धंधे वालों को पकड़ा है, लेकिन बंगाल में अवैध शराब को लेकर सफलता नहीं मिल सकी है। इसको लेकर JDU नेता और बंगाल प्रभारी गुलाम रसूल बलियावी ने बंगाल सरकार पर आरोप लगाया है कि वहां की सरकार अवैध शराब को बिहार में आने से रोकने के लिए कोई भी पहल नहीं कर रही है और न ही बंगाल पुलिस बिहार पुलिस की मदद ही कर रही है। उनका कहना है कि ममता सरकार बिहार के लोगों को दूध नहीं पिला सकती है तो फिर कम से कम जहर भी ना पिलाएं। आंकड़ों की बात करें तो बिहार में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और नेपाल से शराब की बड़ी खेप तस्करी करके लाई जाती है। पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम हर घंटे औसतन 1341 लीटर शराब जब्त कर रही है, जबकि अगर मिनट के हिसाब से बात करें तो मिनट के हिसाब से यह आंकड़ा 22 लीटर पर आता है, यानी कि बिहार में हर मिनट पर 22 लीटर शराब बरामद की जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में साल 2021 में एक महीने में करीब 12 लाख लीटर से अधिक अवैध देसी शराब और विदेशी शराब पकड़ी जा चुकी है। दोस्तों बिहार के सभी टोल प्लाजा पर सोमवार यानी कि 15 फरवरी की रात 12 बजे के बाद तमाम नकदी बंद कर दिए गए हैं। जिन गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगे होंगे उन्हें दुगुना टोल देकर सफर करना होगा। जी हां, देशव्यापी नियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने यह व्यवस्था लागू कर दी है।
जी आपको बता दूं कि बिहार में नेशनल हाईवे के 25 स्थानों पर टोल टैक्स की वसूली होती है। बिहार में अभी मात्र 51% गाड़ियों में ही फास्टैग लगी है। आकलन के अनुसार बिहार के टोल प्लाजा से हर दिन औसतन 2 लाख गाड़ियां पार करती है। इसमें 1 लाख से अधिक गाड़ियों में फास्टैग लगी हुई है, जबकि बाकी गाड़ियों में फास्टैग नहीं है। जी हाँ, इन गाड़ियों से सरकार को औसतन 125 से 130 करोड़ रुपए की आमदनी हर रोज होती है। बिहार में सबसे अधिक दीदारगंज टोल से 20 से 22 हजार गाड़ियां पार करती है। दूसरा स्थान मोहनिया का है, जहां नए नियम के बाद जिन गाड़ियों में फास्टैग लगे होंगे वे गाड़ियां बिना रुकी हुई पार कर सकेगी। जहां उनका टोल टैक्स खुद ही सरकार के खाते में चला जाएगा, जबकि जिन गाड़ियों में फास्टैग नहीं होंगे उन्हें नकदी देने के लिए अलग से कतारबद्ध होना पड़ेगा। इस कारण ऐसे गाड़ी मालिकों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां चुनाव आयोग अब किसी भी दिन चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। सत्ताधारी टीएमसी जहां एक बार फिर से ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाते दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और फिर जेपी नड्डा की लीडरशिप में किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद कर रही है। जी बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं। इसी में हम बात कर रहे हैं एबीपी न्यूज के CNN-X के ओपिनियन पोल के बारे में, जिसमें बताया गया है कि किसको कितने सीट मिलते दिखाई दे रही है। जी सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी इस बार भी सत्ता पर काबिज होती दिखाई दे रही है। जी हां, ममता की पार्टी टीएमसी को इस चुनाव में 151 सीटें मिल सकती है, वहीं बीजेपी को 117 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। जी हां, बड़ी बात यह है कि साल 2016 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि टीएमसी ने 211 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस और फिर सीपीएम के गठबंधन को इस चुनाव में मात्र 24 सीटें ही मिलेगी, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही है। वर्तमान में यहां टीएमसी की सरकार है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। जी पिछले चुनाव में ममता की टीएमसी ने सबसे ज्यादा 211 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 44, लेफ्ट में 26 और फिर बीजेपी ने मात्र 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि अन्य ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। जी यहां बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए होगा। दोस्तों लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत और भगदड़ का दौर शुरू हो गया है। जी हां, 4 सांसद पार्टी प्रमुख चिराग पासवान से नाखुश हैं। जी हां, कई दर्जन नेता जदयू में शामिल हो सकते हैं। नवादा सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे लोजपा सांसद चंदन सिंह पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। जी हां, कुछ दिनों पहले ही पार्टी के 27 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा देकर एनडीए को अपना समर्थन दिया था। एलजेपी में एक बार फिर से बड़ी बगावत हो गई है। जी हां, पार्टी के लगभग 5 दर्जन नेता 18 फरवरी को एक साथ जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में शामिल होंगे। जी हां, बागी नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज करेंगे। जी हां, लोजपा के सांसद चंदन सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर बिहार के सियासी माहौल को गरमा दिया है। जी हां, यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोल रहे थे। दोस्तों बिहार विधानमंडल का सत्र 2 दिन बाद यानी कि 19 फरवरी से शुरू हो रहा है। जी हां, पहले दिन विधानमंडल का संयुक्त सत्र होगा, जिसमें महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होगा। जी हां, 19 फरवरी को 11:30 बजे बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा। दोस्तों बिहार में एक और जहां कोरोना जांच फर्जीवाड़ा और चुनावी खर्च स्कैम की जांच हो रही है, तो वहीं एक और घपले की आशंका जताई जा रही है। यह दरअसल लॉकडाउन के समय दानापुर में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर हुए खर्च में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। जी हां, डीएम के निर्देश पर जांच शुरू हो गई है। जी हां, दानापुर एसडीओ ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। जी हां, दरअसल कोरोना काल में देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी मजदूर बिहार आ गए थे। जी हां, इन्हें दानापुर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से लाया जा रहा था। यहीं पर उनके ठहरने और फिर खाने की व्यवस्था की गई थी। जी दानापुर के तत्कालीन सीओ आपदा राहत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया था। जी सेंट्रल स्कूल के अलावा 2 और फिर जगह पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। जी सेंटर पर तोशक, तकिया, टेंट और फिर बैरिकेडिंग की गई थी। जी इसके अलावा दानापुर रेलवे स्टेशन पर भी बैरिकेडिंग की गई थी। जी अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि एजेंसी द्वारा जो बिल दिया गया है उसमें कई इलाकों में ऐसे भी जिक्र किया गया है जहां 90 दिनों तक बैरिकेडिंग की बात कही गई है, जबकि ज्यादातर कंटेनमेंट जोनों में 30 दिन तक ही बैरिकेडिंग की गई थी। इसी प्रकार क्वारंटाइन सेंटर में अन्य खर्च की जांच भी चल रही है।
दोस्तों बिहार में सतत की ओर बढ़ रहे पेट्रोल की कीमत और रसोई गैस की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी करने से पूरा विपक्ष उबल पड़ा है। जी हां, बिहार के विपक्षी दलों के नेताओं ने पेट्रोल, डीजल और फिर रसोई गैस की कीमतों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और फिर बिहार के नीतीश सरकार को घेरा है। जी हां, नेताओं ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को जन विरोधी बताते हुए इसे एनडीए सरकार की गलत नीतियों का परिणाम बताया है। कांग्रेस विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को जन विरोधी बताया है। जी हां, सोमवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है और आम जनों, गरीबों, किसानों, मजदूरों और ट्रांसपोर्टरों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम है, इसके बावजूद पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। जी हां, लगातार हो रही वृद्धि केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। वही सरकारी खजाने को भरने और फिर तेल कंपनियों को बेशुमार लाभ प्राप्त हो रहा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।